हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, ये आपका पॉलिटी का ये चौथा लेक्चर्स है। इसके पहले भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का आपका पार्ट 1 जो आर्टिकल 12 से लेके 20 तक था वो करवा दिए हैं। आज आपको कराएंगे 20 से लेके 24 तक आगे के आर्टिकल में। फंडामेंटल राइट आपका 12 से लेके 35 तक है, भाग 3 में मूल अधिकार उसका। ठीक है, तो आपको पता है कि भाग 1 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग 1 में क्या था, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। भाग 1 में क्या तक था, 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में आपका था जो उसमें है नागरिकता की बात होता है भाग 2 में, तो वो है 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार, और आपका मूल अधिकार कितना है, 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस 12 से लेके 35 तक में क्या है आपका, उसमें 12 से लेके 20 तक आपका इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो 20 से लेके आगे आज इस लेक्चर में पूरा करेंगे। तो जो आपका मूल अधिकार था 12 से लेके 20 तक, उसमें क्या था, आपको क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं पिछले क्लास का। ठीक है, ताकि आपका इसका जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप भाग 1 भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप इसमें देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपका इसमें जो करवा चुके हैं आपको। ठीक है, ये आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। ये मूल अधिकार जो है आपका भाग 3 फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक ये करवा चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप ये कल करवाए थे आपको कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, और इसका मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, और ये यूएसए के संविधान से लिया गया, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आपको मूल अधिकार ऑप्शन होगा तो वो मारिएगा, भाग 3 ऑप्शन होगा तो वो मारिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अगर अनुच्छेद 12 से 35 होगा तो वो ऑप्शन टिक करिएगा। 3 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपका करवा दिए थे। अनुच्छेद 12 आपका मूल अधिकार की परिभाषा की बात करता है। कल आपको डिटेल बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं, अभी आपका रिवीजन करवा रहे हैं। अनुच्छेद 13 आपका अल्पीकरण का बात करता है, और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार है, जिसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष अर्थात मतलब विधि के समक्ष या कानून के समक्ष सब समान है, और यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के सामने समान संरक्षण दी जाती है, यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव आप नहीं कर सकते किसी से, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, यह अनुच्छेद 15 है आपका। अनुच्छेद 16 है लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आपका कुछ आरक्षण की बात करता है, वो है अनुच्छेद 16 आपका। और छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत है वो अनुच्छेद 17 बात करता है आपका। और अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत, जो कि आप मतलब कि और भारत से आपको विदेशी मतलब भारत से बाहर अगर विदेशी उपाधि आप ले रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका डिटेल आपको पिछले लेक्चर में कराए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, अभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से लेके 22 तक। इस 19 से 22 तक को आप इस अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। भारत पूछेगा कि किस अनुच्छेद को रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 19। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, ये तो देखिए, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका, ये 19 से लेके 22 तक जो है ये इस स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाता है 19 से लेके 22 तक। तो क्वेश्चन में ये भी डाल देता है कि किस भाग को मतलब रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर ऑप्शन में हो तो आप ये भी मार सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक तरह से पढ़ लेंगे। अनुच्छेद इसी में है संपत्ति का अधिकार कब चेंज हुआ और कहाँ आया, ये सब कल आपको डिटेल में बताए थे। ठीक है, 1978 में इसको 300 का में डाल दिया गया। पहले ये मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, बाद में इसको कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया और 300 के काम में रखा गया। कल इसका डिटेल आपको बताए हैं। अनुच्छेद 20 में है कि इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जबकि एक गलती की एक सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी जिसमें आप मतलब गलती किए हैं, और सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देता तब तक आप उसे अपराधी नहीं मान जा सकता। कैसे कि देखें, अगर आप किसी पे एफआईआर चलते फिरते कर दिए, वो दोषी नहीं हो गया, जब तक उसको न्यायालय दोषी नहीं करार देता तब तक वो दोषी नहीं होता। इतना आपको अनुच्छेद 12 से लेकर
20 तक आपको कल करवा दिए थे, उसका आप जल्दी में 2 मिनट में आपको रिवीजन करवा दिए। अगर नहीं समझ में आया तो इसका डिटेल आप देख लेंगे पिछले वीडियो में। आज का लेक्चर स्टार्ट होता है आपका पार्ट 2 भाग 3 मूल अधिकार। वो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, 20 तक आपको करवा दिए थे। आज स्टार्ट होगा आपका अनुच्छेद 21 से लेके, ठीक है। तो आज का लेक्चर 21 क्या है डिटेल में देखें। अनुच्छेद 21 बोलता है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि आपको अपने प्राण और अपने शरीर को बचाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप अपने प्राण और दैहिक के लिए आप कुछ भी, आपको हर एक चीज मतलब दिया जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बोला जाता है ना कि सेल्फ डिफेंस में कुछ अगर किया जाता है तो वो गुनाह नहीं होता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपके अधिकार है, वो मूल अधिकार है। मुझे अपने प्राण की रक्षा करने के लिए ये मेरा मूल अधिकार है, ठीक है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। देखिए, अधिक धुआं देने वाला वाहन चलते रहेगा तो गाड़ी मेरी है, गाड़ी आपकी है, लेकिन उससे कितने लोगों की नुकसान होगी। आप देखें, गाड़ी चल रही है तो उससे जो ब्रीदिंग, जो सांसें ले रहे हैं, उससे तो हजारों लोग इफेक्ट होंगे। तो आप इसका आपने पैसा लगाया, आपका गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके चलते सबको परेशानी में डालें, सबको मतलब सबको आप जान के नुकसान हो सकती, कुछ भी हो सकती, बीमारी देने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। और बिना हेलमेट व्यक्ति को पुलिस चालान करती है। मतलब क्या, आप अगर हेलमेट नहीं चलाते हैं, आपको मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। निजता का अधिकार कहने का मतलब है कि प्राइवेसी भी होती है, प्राइवेसी बोला जाता है। निजता का अधिकार कहने का मतलब कि हमें प्राइवेसी है, कि हम अकेले में बैठ सकते हैं, कहीं मतलब कहीं रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, मतलब कुछ प्राइवेसी मेंटेन हो सकती है हमारी, ठीक है। हम रूम में क्या कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई पब्लिकली देखे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें प्राइवेसी चाहिए और ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई और उजागर नहीं कर सकता, और हमारे जो गोपनीय मतलब जानकारी है, कोई सार्वजनिक उसको पब्लिकली नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ये मेरा अनुच्छेद 21 में बोला गया है, जो कि मूल अधिकार है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। जैसे कि आपातकाल जब लगता है, वित्तीय आपातकाल लग गया, किसी देश से युद्ध हो गया तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है ना। तो उस स्थिति में भी आपका अनुच्छेद 20 तथा 21 आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता। इसको तो उस समय भी निलंबित या सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उन 12 से लेकर 35 तक, 20 और 21 को छोड़ के आपातकाल पड़ने पे ये उसको सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आपको वो मूल अधिकार नहीं दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन 20 और 21 आपको हर हाल में मिलता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी नहीं छीने जा सकते। तो अनुच्छेद 20 रहेगा तो 20 टिक मारेंगे, 21 रहेगा तो 21 टिक मारेंगे, लेकिन सी पे रहता है बोथ, दोनों। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी, ए और बी दोनों, बोथ, ठीक है। अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं, और इसलिए 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 का क्या है, इसको बाद में जोड़ा गया है। जहां भी देखिएगा आप का खा गा, जैसे देखिए पहले क्या होता है कि शेड्यूल में तैयार हो गया, जब कुछ उसमें ऐड ऑन करना होता है ना, तो देखिएगा उसमें ए बी सी का खा गा जुड़ता है। तो जहां देखिएगा का खा गा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मूल संविधान में संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। तो 21 के पार्ट का बनाया गया, उसमें क्या जोड़ा गया है, देखिए कि इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अधिकार है। इसे 86 इसमें कब 86 में संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये मतलब बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई है। तो किसने संविधान संशोधन के द्वारा 86 में संशोधन, कब, 2002 में, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्षों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, देखें इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से रक्षा करती है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है हर एक व्यक्ति को, ठीक है, जिसमें गिरफ्तारी से रक्षा करती, कैसे करती है, देखें।
व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। वारंट मतलब कारण बताना होता है। जैसे हमको कोई गिरफ्तार कर रहा है, आपको कोई अरेस्ट कर रहा है या गिरफ्तार कर रहा है, तो किस कारण कर रहा है, और आपको तो रीजन पता होना चाहिए ना कि आपने क्या किया, कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण आपको हुआ, आप गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये बोला जाता है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना पड़ता है। वारंट वही होता है किस कारण, वारंट अब नहीं होता आपके नाम से वारंट आया है, मतलब वो कारण आया है जिसके कारण आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आज हमको गिरफ्तार या आपको गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस समय से उसको गिरफ्तार किया जाता है उस समय से लेकर 24 घंटा के अंदर उसको सशरीर मतलब शरीर के साथ, ठीक है, यह नहीं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो कोई दूसरा आदमी जाके वहाँ बोल रहा है कि हाँ वो प्रेजेंट हो रहा है। हमको उस सशरीर कहने का मतलब है कि साक्ष्य के रूप में हमें उस समय प्रेजेंट होना होगा, खुद प्रेजेंट होना होगा। उसको आपको कौन प्रेजेंट करेगा? पुलिस प्रेजेंट करेगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया अभी और 9 बजे दिन को गिरफ्तार किया गया, आप चलना स्टार्ट किए, आगे गए, आपको हैवी ट्रैफिक मिल गया, पूरा चक्का जाम। उसमें क्या हुआ कि 10 घंटा चक्का जाम हो गया। तो 10 घंटा चक्का जाम हो गया तो वो चक्का जाम जो हुआ ना, जो ट्रैफिक है वो काउंट नहीं होगा। आप 10 बजे से चक्का जाम में फंस गए तो 9 से 10 1 घंटा ट्रैवल किए तो वही काउंट होगा। ठीक है, आपका जो 10 घंटा का पीरियड है वो 24 घंटा में काउंट नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है कि इस 24 घंटे के यातायात में अवकाश का समय, क्या बोल रहे हैं, तो यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। आप जो चल जा रहे हैं, रुक गए, ट्रैफिक हुआ, वो सब काउंट नहीं होगा। और अवकाश का समय, मान लीजिए कि आपको शनिवार को गिरफ्तार किया गया, अभी कल पड़ गया संडे या कोई सरकारी छुट्टी पड़ गया, जैसे गांधी जयंती होता है और बड़ी बड़ी छुट्टियां होती है, तो जो भी छुट्टियां हैं जो मैनुअली मेंटेन्ड है, मतलब छुट्टियां जो मतलब कि दिया गया है, वो छुट्टी काउंट नहीं होगा। 4 दिन का छुट्टी है तो 4 दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर तब जाके आपका 24 घंटा काउंट होगा अगले 5वें दिन से। ठीक है, अगला क्या बोलता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। आपको या हमको गिरफ्तार किया गया है तो आप नहीं देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक्टर हैं ये वो है, वो अपना वकील रखता है, वो अपना वकील रखता है, तो आपको वकील रखने का अधिकार प्राप्त है। मनपसंद वकील आप रख सकते हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े वकील जो हैं नंबर 1 उसको रखिए, ठीक है, पैसा दीजिए, तो आपको वकील रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में फिर क्या बोलता है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, एक बार देखते हैं। इसमें बोला जाता है कि देखें क्या बोला गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण बताइए, वारंट दीजिए, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करिए, और 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाता है, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, देखिए बहुत एग्जाम में ना, बड़े बड़े एग्जाम में आर्टिकल 22, 23, 25 ऐसे नहीं पूछता, फैक्ट पूछा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस मतलब कि क्या मतलब कि अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के बाद यातायात और अवकाश के समय काउंट की जाती है, हाँ ना, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, आप वो बना सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद क्या मनपसंद वकील रखने का अनुमति होती है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने घंटे के अंदर सशरीर आपको प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन 23, 24, 25 कुछ भी रहेगा, आप ये कर सकते हैं। तो आपको पकड़ होनी चाहिए पूरी, ठीक है, और 5 बार 10 बार आप पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखें आपका फंडामेंटल राइट चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार 12 से लेकर 35। 12 कौन क्या बात करता है, 12 बात करता है मूल अधिकार की परिभाषा की। 13 क्या बात करता है, अल्पीकरण की। 14 से लेकर 18 तक आपका क्या है, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका ये खत्म हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब 23 से 24 क्या है, उस तरह याद कर लेंगे आप। ठीक है, 24 से 28 उधर क्या है, मतलब ऐसे अगर याद करते हैं, 1-2 बार देखते हैं तो क्यों नहीं याद होगा, जैसे अभी आपको बता दिए हम। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए क्या है, निवारक विरोध अधिनियम, प्रिवेंशन डिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए
हमें समझ होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं और वो डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। ठीक है, वो समझ दिमाग में होनी चाहिए, तब भी जाके आप जेपीएससी बीपीएससी बड़े बड़े एग्जाम में आप मतलब उस चीज़ को भली भांति सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप रट्टा नहीं मार सकते कि 22 में अनुच्छेद 22 में अच्छा ये है, अनुच्छेद 23 में अच्छा ये है, 12 में ये है, 13 उससे ऐसे क्वेश्चंस आपको छोटे मोटे एग्जाम ग्रुप डी वगैरह में आते हैं। ठीक है, बट अगर आप एक सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेपीएससी बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन, तो उसमें क्या रहता है ना कि ऊपर में रीजन रहता है, नीचे कारण रहता है, ए बी ये सही है कि बी सही है, तीनों सही है, दोनों गलत है। तो उसमें क्या है कि आपको अब वहाँ देखिएगा आपके आर्टिकल नंबर में ये क्या है, आर्टिकल नंबर वो उतना नहीं पूछता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्चुअली कि आपको समझ है या नहीं, वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए निवारक विरोध अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन, ये क्या है अभी आपको जब बताएंगे आगे तो बहुत मजा आएगा आपको। देखिए कैसे इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में की गई है, इसलिए यहाँ आपको बता दिए। अगर देखिए अनुच्छेद 22 हमारा अभी खत्म हुआ। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22 में कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या क्या दिया था, वारंट था और 24 घंटे के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करना है और गिरफ्तार व्यक्ति को मनपसंद वकील रखने का है। और 22 का ही पार्ट है ये, 22 का चौथे भाग में, मतलब कि चौथा पॉइंट होता है ना 22 का पहला दूसरा तीसरा, उसमें चौथे भाग में ऐसा लिखा गया है, इसलिए यहाँ आपको बता दिया गया है कि ये क्योंकि 22 का ही पार्ट है निवारक विरोध अधिनियम प्रिवेंशन डिटेंशन, ये क्या है देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के चौथे में किया गया है। जैसे कि जैसे ये हो गया 22, ठीक है, इसका हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये चौथे पॉइंट में निवारक विरोध अधिनियम प्रिवेंशन डिटेंशन का चर्चा है, इसलिए आपको यहाँ एक साथ करा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसका क्या उद्देश्य है कि प्रिवेंशन डिटेंशन है, देख रहे हैं, मतलब रोकना है, किसी व्यक्ति को सजा नहीं देना है बल्कि किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है, उसको अपराध मतलब कुछ गलती करने से पहले ही रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने का तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। अगर इस नियम के अंदर, निवारक विरोध अधिनियम के अंदर, प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर, अगर पुलिस को लगेगा कि हम कुछ ऐसा करने मतलब कुछ ऐसा कांड करने जा रहे हैं, कुछ करेंगे, किसी को हानि पहुंचाने जा रहे हैं, पुलिस को हम पर शक हो गया, तो वो क्या करेगा, हमको वो अरेस्ट कर लेगा। किसके तहत अरेस्ट करेगा, प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत, निवारक विरोध अधिनियम के तहत वो हमें 3 महीना के लिए गिरफ्तार कर लेगा या नज़रबंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर सकते हैं, जिससे कि पब्लिक को कुछ नुकसान हो सकता है, हम दंगा फैला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये अधिकार प्राप्त है पुलिस को कि वो जिसको जो सही लगेगा कि ये बंदा गलत कर सकता है तो उसको उठा के ले जाएगा और 3 महीने तक मैक्सिमम वो रख सकता है। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि नहीं ये और आगे तक रखना चाहिए तो 3-3 महीने तक वो बढ़ाते जाएगा। ठीक है, ऐसा 22 के 4 में लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ये क्या है कि इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, आपको कारण बताना भी जरूरी नहीं समझेगी पुलिस, 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में नज़रबंद क्या होता है। बेसिकली यहाँ तो नज़रबंद आपको मिला, नज़रबंद क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नज़रबंद कहते हैं। हमको किसी कमरे में बंद कर दिए तो हम समाज से कैसे मिलेंगे, वहाँ पे आसपास पुलिस बैठा हुआ है, सारा सुविधा मेरे घर के अंदर मतलब मौजूद है, हम घर के अंदर बाहर नहीं निकल सकते, इसका मतलब नज़रबंद हो गए। हम अपने नज़र से किसी को नहीं देख सकते, इसका मतलब हम नज़र बंद हो गए, हम एक रूम में मतलब बंद कर दिया गया। नज़रबंद होटल, आवास या जेल में भी हो सकता है, मतलब एक होटल में बंद कर दिए, आपको अपने घर में बंद कर दिए या जेल में बंद कर दिए। इसकी आपको ताज़ा तरीन अभी उदाहरण अगर दिमाग में होगा तो आपको ध्यान होगा कि इसी पुलिस शक के आधार पे जब जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ से 370 आर्टिकल 370 और 35A को मतलब हटाया गया, तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी नेता थी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तो उन लोगों को पुलिस जो है प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत पुलिस को शक थी कि अगर यहाँ से ये धारा 370 और 35 से हटाई जाती है तो यहाँ की जनता
महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आके, इनके बहकावे में आके दंगा फसाद कर सकती है, जिससे यहाँ हानि हो सकती है। उसके कारण क्या किया गया था, इन बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। इसको हाउस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस अरेस्ट, मतलब कि आपको अपने घर में ही हम अरेस्ट करके रख दिए, बंद करके रख दिए, हाउस अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप अपने घर में नज़रबंद हो गए। तो ये आप देखते होंगे कि साल 1.5 साल निकल गए, मतलब 6 महीना साल भर हो गए, और वो महबूबा मुफ्ती सब अंदर ही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि 3 महीना इनाफ नहीं है। ठीक है, ये आगे जाके फिर भी भड़का सकती है। जब उनको लगा कि हाँ अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ पुलिस के हाथ में, आर्मी के हाथ में, तो अब उन्हें धीरे धीरे एक एक करके छोड़ा गया। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि कहीं सदुपयोग होता है, कहीं दुरुपयोग होता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, जिसके अंदर सत्ता है, किसी से अगर कुछ होगा तो उसको बोलेगी नहीं, इसको उठा लो, मतलब इससे खतरा है, पुलिस उस पर कुछ करके हाउस अरेस्ट कर देगी। ठीक है, तो कहीं कहीं मिसयूज है, बट लेकिन 370 में ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ जम्मू कश्मीर में हटाने में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कानून है ये, क्योंकि अगर जनता मतलब सरकार चाहे तो इसका यूज बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, अब देखें भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, जो प्रिवेंशन डिटेंशन है, उनके उसका अधिनियम, उसका पार्ट है, मतलब कि उसका टाइप है, क्या क्या है वो देखते हैं। निवारक विरोध अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है। यह 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। पहला निवारक निरोध अधिनियम मतलब क्या था, ये निवारक अधिनियम 1950 था, जो कि 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, 31 दिसंबर 1972 को। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मीसा, आप सुने होंगे कि किसी पर मीसा लगा दिया गया, मीसा लगा दिया गया किसी पर, तो क्या क्या मतलब लगा दिया गया उस पर। देखें, अगर आप न्यूज में सुनते हैं मीसा, इसका क्या मतलब है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। अभी नहीं बोले कि ये सब कानूनों पर ना, मतलब सत्ता वाले सरकार जब चाहेगी तो बोले इस पर मीसा लगा दो, तो इसमें बहुत सारा मतलब मिसयूज होने लगा, तो इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। मीसा का कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पूछा जाता है ना, रेयरली, ना के बराबर इसका क्वेश्चन आता है। जानने के लिए आपको जानना चाहिए कि मीसा क्या थी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा पहुंचा रहे हैं, हो गए गिरफ्तार। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके गिरफ्तार कर लिया जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, रासुका बहुत सुने होंगे आप, ये बहुत फेमस है। रासुका क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, एनएसए जो होता है, उस पर एनएसए लगा दिया गया। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसे 1980 में लाया गया, यह अभी तक लागू है। देखिए, ये अभी तक लागू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है, और अगर पुलिस को चाहेगी तो इसके रासुका के अंदर आपको एनकाउंटर कर देगी। ठीक है, टाडा, टाडा भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। टाडा क्या है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी टाडा का फुल फॉर्म है। इसे 1985 में लाया गया। ठीक है, और आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता था, और दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किसी को आतंकवादी बता दिया जाता था, इसका मिसयूज होने लगा, तो ये 1995 में समाप्त कर दिया गया टाडा को। पोटा, एनएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। मतलब रासुका जो आपका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पोटा, पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता था। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका भी मिसयूज होने लगा था। ठीक है, तो ये कुछ निवारक निरोध अधिनियम था, निवारक विरोध अधिनियम था। ये निवारक विरोध अधिनियम था। एक पहला था 1950 वाला, मीसा था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका था, और टाडा और पोटा था। इसमें इस 5 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, 3rd नंबर। अगर सब नहीं याद होता तो ये पक्का प्योर जरूर याद करें। ठीक है, अब देखें, अभी तक आपका चल रहा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है,
19 से लेके 22 तक। मूल अधिकार जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। 12 में क्या था? परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। 13 क्या है? अल्पीकरण। 14 क्या था? समता या समानता का अधिकार। 14 से लेके 18 तक था वो, ठीक है, 14 से लेके 18 तक। 19 से लेके 22 तक आपका क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। अब 23 से लेके 24 तक, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आप पर शोषण हो रहा है तो आपका मौलिक अधिकार क्या है उसको विरोध करने के लिए? ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या है? बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम, मतलब कहने का मतलब है तथा बेरोजगारी बिना वेतन के पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। देखें इसमें क्या बोला गया है? बलात् श्रम मतलब कि किसी का पेट दर्द कर रहा है, कोई नहीं करना चाह रहा है, किसी का तबीयत खराब है, तो आप उससे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। किसी की इच्छा नहीं है काम करने की तो आप उससे नहीं करा सकते, वही है बलात् श्रम। बेरोजगारी बिना दिन भर खटा लिए किसी को और आप उसका मतलब 10 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया दे रहे हैं, पैसा दे ही नहीं रहे हैं, तो वो बिना वेतन का बेरोजगारी किसी से आप नहीं करा सकते, पर रोक लगाया गया है। तो ये हुआ ना कि आप पर शोषण किया जा रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि आप बलात् श्रम नहीं करिए, आप बेरोजगारी नहीं करिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम और बेगारी कराया जा सकता है। मान लीजिए कि इंडिया चाइना में युद्ध हो गया, ठीक है, उस समय आपका क्या होता है? मौलिक अधिकार छीन ली जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि उस समय देश की सिचुएशन में है। तो आपको पता है कि 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी आपका मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में सस्पेंड या निलंबित कर सकती है जब तक युद्ध चलेगी। तो 20-21 छोड़ दीजिए, 23 आपका निलंबित हो गया। उस समय सरकार अगर चाहेगी तो आपको बॉर्डर पे लड़ा सकती है, कुछ करवा सकती है, आपसे रसोइया का काम करवाएगी, खाना कर बनवाए, मतलब कुछ भी करा सकती है। आपको वेतन देगी नहीं देगी वो सरकार पर डिपेंड करता है, आप करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि ये देश है तब तो हम हैं, देश ही नहीं है तो फिर कहाँ का आप मतलब व्यापार और कहाँ कुछ होगा। तो उस समय आप क्या बलात् श्रम बेगारी मतलब श्रम कुछ भी करा सकता है आपसे सरकार। उस समय आप नहीं बोल सकते कि ये सरकार ये मेरा मूल अधिकार है, आप नहीं करा सकते। तो बोलेगा कि आप संविधान नहीं पढ़े हैं, जाके देख के पढ़िए कि आपका 20 और 21 रहेगा, ये नहीं कि आपका सब रहेगा, ठीक है। आपका 20 और 21 है, आप अगर मरने लगिएगा तो मतलब जान बचाने को तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये काम अभी करना पड़ेगा, ठीक है। आपका मूल अधिकार अब नहीं है, क्यों? किस काल में, किस स्थिति में नहीं है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में नहीं होती है। अगर ऐसा लगेगा राष्ट्रपति को, संसद को कि इस मूल अधिकार को अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए तब, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकता। सॉरी, यहाँ 24 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 14 वर्ष होगा। क्या होगा? 14 वर्ष, ठीक है। तो आप इसको सुधार लेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आप ऐसे, जैसे खतरनाक काम कहने का मतलब क्या है कि पटाखा की फैक्ट्री में आप नहीं लगा सकते, कांच बर्तन मतलब जहाँ शीशे वैसे का निर्माण होता आप वहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी जान की खतरा होती है, ठीक है। आप मतलब माइंस वाइंस में आप उनको नहीं काम लगवा सकते, ठीक है। तो आप खतरनाक काम नहीं करा सकते आप मतलब 14 साल की कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको कल आपका जो बच गया है 25 से लेके 35 तक, वो कल आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।